बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें पूरे बिहार की खबरों को देखिए। किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट से भी कम समय में इस ऐप में देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में मानसून आ चुका है, जहां मानसून आने के बाद बारिश भी झमाझम हो रही है, खास करके सीमांचल इलाकों में। और यहां पर इस बारिश के कारण नदियों में बाढ़ आ गई है, क्योंकि सीमांचल से सटे नेपाल में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। जब नेपाल में बारिश होने की वजह से फाटक खोल दिए गए हैं और सीमांचल की नदियां पूरी तरीके से फुल हो गई है। चाहे महानंदा हो, कनकई हो या फिर कोसी नदी हो, सभी नदियाँ भी फुल चल रहे हैं। जी हाँ, सीमांचल क्षेत्र में अब नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है और फिर बाढ़ का खतरा भी तेजी से मंडराने लगा है। जब नेपाल में हो रही भारी बारिश ने भी बिहार की नदियों में भी उफान ला दिया है। सीमांचल क्षेत्र के लोग और फिर प्रशासन अब अलर्ट मोड पे हैं। कटाव का संकट भी गहराने लगा है। कई जगहों पर डायवर्सन और फिर सड़क कटने से लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। सीमांचल में महानंदा नदी उफनाई हुई है। इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र में कल भारी बारिश हुई। इस भारी बारिश ने बिहार में कनकई और फिर बुरी कनकई नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया। किशनगंज के कोचा धामन में बारिश ने गर्मी से तो राहत ली है, लेकिन नदियों में भी उफान ला दिया है, जिससे कई जगहों पर कटाव की समस्या बढ़ गई है। भारत के मुसलमान भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। ये भारत के मुसलमानों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, देश के मुसलमानों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। देश के मुसलमान देश को इस्लामिक स्टेट और गजवाए हिंद बना करके इस्लामिक राज लाना चाहते हैं। साथ ही साथ मदरसों से नफरत भरी बातें की जाती है और लोगों के जहन में नफरत भराया जा रहा है, जहर भराया जा रहा है। यह कहना मेरा नहीं है, यह कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, जो कि बीजेपी के एमपी है। जब बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दे दिया है जिसको सुनकर के मुस्लिम समाज के बीच असंतोष पैदा हुआ है। गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि देश के मुसलमान देश को इस्लामिक स्टेट और गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं और इसकी ट्रेनिंग मदरसों से दी जाती है। मदरसों से मुसलमानों के अंदर जहर पैदा किया जाता है, जहर बोया जाता है। ये कहना है गिरिराज सिंह का, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में गिरिराज सिंह ने मुस्लिमों को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है, जहां गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग देश को इस्लामिक स्टेट और गजवा हिंद बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान हमें वोट नहीं करेंगे, ऐसा जहर क्यों है? अगर ये जहर है तो फिर इस जहर के फन को तोड़ने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। यानी कि गिरिराज सिंह का कहना यह है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं और वोट देने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, इसको कुचलना पड़े तो हम कुचलेंगे। जी हाँ, गिरिराज सिंह का ये कहना है कि हमको वोट नहीं देता है, हमको कैसे वोट देगा वो चीज़ हम करेंगे। यानी कि कुछ भी करना पड़े उसको कर करके हम अपने पक्ष में वोट लाएंगे। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बयान दिया था और कहा था कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि क्यों उन लोग वोट नहीं करते हैं, हमको भी उन लोगों ने वोट नहीं किया है। जब कुछ लोग मिलकर के देश को इस्लामिक स्टेट का राज्य और फिर गजवा हिंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है और फिर विपक्षी दल इसमें खूब आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने देश को इस्लामिक राष्ट्र की ओर ढकेलने का काम शुरू कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिस तरह से घटना को अंजाम बेगूसराय में हिंदुओं के साथ किया गया, अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई और फिर दोषियों को नेस्त नाबूद नहीं किया गया तो फिर हम खुद इसका फैसला करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और हम हिंदुओं को इकट्ठा करके देंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री और विवादित बयान देने वाले गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों के अंदर मस्जिदों और मदरसों से जहर बोया जा रहा है। सोची समझी रणनीति के तहत बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के अंदर एक रणनीति से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है, जिसके अंदर ये जहर है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस जहर के फन को नहीं कुचला गया तो ये समाज को खंडित कर देंगे, भारत के सनातन को खत्म करना चाहते हैं। जी हाँ, यानी गिरिराज सिंह का ये कहना है कि भारत के सनातन खतरे में हैं और इनको अगर नहीं रोका गया तो फिर ये सनातन खत्म हो जाएंगे। गिरिराज सिंह का ये कहना है।
दोस्तों कुछ दिन पहले जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक सभा को संबोधित करते हुए देवेश चंद्र ठाकुर खुले मंच से खुलेआम ये कह रहे थे कि हम मुसलमानों का और यादवों का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों समाज हमको वोट नहीं दिया, तो फिर हम भला इसका काम क्यों करें। ये कहना है देवेश चंद्र ठाकुर का। लेकिन इस पर विवाद काफी ज्यादा हुआ, बिहार सहित पूरे देश भर में इस विवाद हुआ और विपक्ष काफी जोर शोर से इनके खिलाफ बयान दिए। लेकिन अब देवेश चंद्र ठाकुर अपने बयान से पलटी मार ली है। देवेश चंद्र ठाकुर अपने बयान से पलट गए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश और फिर प्रदेश से बाहर मेरा बयान गलत तरीके से प्रचारित किया गया। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि मैंने सीतामढ़ी के मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा था कि जिन लोगों के लिए मैंने ज़्यादा काम किया था उनसे मुझे काफ़ी उम्मीदें थीं, जितनी उम्मीदें थीं उन लोगों ने मुझे उतना समर्थन नहीं मिला, इससे मैं मर्माहत था। जहाँ देवेश चंद्र ठाकुर ने आगे कहा है कि मेरे यहाँ सभी का स्वागत है, जब कल भी सभी का काम करता था, आज भी सभी का काम करूंगा, आगे भी यादव और मुसलमान की मेरे पास आते हैं और उसका भी मैं काम करूंगा, मैं सभी का काम करता हूं। सांसद ने कहा है कि आप जब किसी भी जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं तो फिर उससे बहुत उम्मीद रखते हैं कि वह क्षेत्र में काम आएगा, काम कराएगा। अगर किसी कारण से वह काम नहीं करता है तो फिर उसको लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। जब आप भी आज़ाद हैं अपनी आज़ादगी व्यक्त करने के लिए, तो फिर मैं भी आज़ाद हूँ अपनी भावनात्मक बात कहने के लिए। मेरी भावनात्मक बात को दूसरी तरह से प्रचारित करके ये बताया गया है कि ये जातिवादी बातें हैं। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। 22 एजेंडों पर मोहर लगी है। इस 22 एजेंडों में सबसे बड़ा फैसला ये है कि बिहार के 4 शहरों में मेट्रो चलाया जाएगा। हालांकि अभी मेट्रो का काम पटना में चल रहा है। अब पटना के अलावा बिहार के 4 शहर ऐसे हैं जहां पर मेट्रो चलाया जाएगा। इसको लेकर के फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत 4 शहरों में मेट्रो चलाया जाएगा। जी हाँ, बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो चलाने पर अपनी सहमति दे दी है। इन 4 शहरों में मेट्रो चलाया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में शहरी गरीबों के लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का भी फैसला किया गया है। 750 गरीब परिवार के लिए पीपीपी मोड में ये आवास बनाए जाएंगे। शहरी बस्ती और फिर फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों के लिए आवास बनेंगे। जब वहीं पर किसानों को राहत देते हुए सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अधिकतम 8 एकड़ जमीन के लिए डीजल अनुदान मिलेगा। किसानों को 3900 तक का लाभ मिलेगा। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर लीक होने के मामले में बिहार में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से 3 नीट कैंडिडेट अनुराग यादव, नीतीश कुमार, अमित आनंद है, जबकि चौथे दानापुर नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंद्र शामिल है। मास्टरमाइंड अमित आनंद के कबूलनामे के बाद पूरे देश हिल गया है। यह रिपोर्ट्स के अनुसार अमित आनंद ने लीक की साजिश रचने की बात स्वीकार की है। साथ ही खुलासा किया है कि उम्मीदवारों को लीक हुए पेपर और फिर आंसर 30 से 32 लाख रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराए गए। इस खुलासे से नीट कैंडिडेट के बीच आक्रोश और ज्यादा फैल गया है और देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग की जा रही है। आपको बता दूं कि अमित आनंद के कबूलनामे के बाद उनके आवास पर प्रश्न पत्र और फिर उत्तर पुस्तिका के मिले जले हुए अवशेष उनके खिलाफ पुख्ता सबूत बन गए हैं। उन्होंने परीक्षा प्रणाली के भीतर भ्रष्टाचार की बात भी स्वीकार कर ली है और पहले भी इस तरीके की लीक में शामिल होने की बात कबूल की है। दोस्तों, बिहार में नौकरी और फिर रोजगार को लेकर के सरकार गंभीर है। 1 साल के अंदर लाखों लोगों को नौकरी और फिर रोजगार देने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इस ओर तेजी से कदम बढ़ाने के निर्देश भी पिछले दिनों दिए हैं। जब विभाग में अब खाली पड़े पदों की जानकारी जुटाई जा रही है, जबकि रोजगार की ओर भी सरकार अब सक्रिय है। जब बिहार में रोजगार मेला लगाने जा रहा है, जब बेरोजगारों के लिए ये बड़ा अवसर होगा। जहाँ अगर आप भी रोजगार की तलाश में है तो आप रोजगार मेला में जाकर के इसके लिए प्रयास कर सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। आपको बता दूं कि 15 जिलों में रोजगार मेला लगेगा। जब बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने ये फैसला किया है, इसके लिए जिलों में 1 दिवसीय नियोजन और फिर मार्गदर्शन मेला लगाया जाएगा। फिलहाल विभाग की ओर से इस चालू वित्तीय वर्ष के लिए 15 जिलों में मेला लगाने की तैयारी है। इन 15 जिलों में लगने वाले रोजगार मेला का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। विभाग के अनुसार इस साल रोजगार मेला की शुरुआत कैमूर से होगी। कैमूर में 24 जून को रोजगार मेला का आयोजन होगा। इसी तरह रोहतास के डालमिया नगर में 26 जून, बक्सर में 27 जून, भोजपुर में 28 जून, औरंगाबाद में 29 जून को रोजगार मेला का आयोजन होगा। जबकि गया में 1 जुलाई, नवादा में 3 जुलाई, नालंदा में 4 जुलाई, शेखपुरा में 5 जुलाई, खगड़िया में 6 जुलाई, बेगूसराय में 8 जुलाई, समस्तीपुर में 10 जुलाई, दरभंगा में 11 जुलाई और मधुबनी में 12 जुलाई को नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन होगा।
हम मुसलमान और यादवों का काम नहीं करेंगे, जहाँ हमको उन्होंने वोट नहीं दिया इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे। इस बयान को देने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर मुश्किल में फंस गए हैं। अब उनके खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद दाखिल किया गया है। जी मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में नालिश दायर की गई है। अहियारपुर के दिलीप कुमार कुशवाहा ने कोर्ट में परिवारवाद करके इसे समाज में अस्थिरता फैलाने वाला व्यक्तित्व बताया है। यह साथ ही आरोप लगाया है कि इस बयान से लाखों लोगों को मानसिक आघात लगा है। कोर्ट ने परिवाद को ग्रहण करते हुए बिंदु पर सुनवाई के लिए रखा है। यह नीतीश कुमार की पार्टी के जदयू के विधायक सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर सोशल मीडिया भी जोर शोर से बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर दाखिल परिवाद में बताया गया है कि सांसद निर्वाचित होने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी के परिहार और फिर डुमरा में खुले मंच से अपना व्यक्तित्व दिया। या इसमें कहा गया है कि सांसद चुनने के बाद जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के साथ पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिन यादव मुसलमान और फिर कुशवाहा को काम पड़ेगा वह लालू यादव के पास जाएंगे। उनके इस व्यक्तित्व को सुनने के बाद परिवारवादी गवाह और फिर लाखों लोग आहत हुए हैं, जिससे आईपीसी की धारा 501 और 505 के तहत परिवाद दाखिल किया गया है। दोस्तों बिहार के सब्जी अब दुबई और मुंबई भेजा जाएगा। जी हाँ, अगर आप बिहार के किसान हैं और की सब्जी उगाते हैं तो अब आपकी सब्जी दुबई में जाकर बिकेगा और मुंबई में भी जाकर बिकेगा। जी हाँ, दुबई के लोग आपके सब्जी का स्वाद चख सकेंगे, अपने भोजन में आपके सब्जी को शामिल करेंगे। ये बिहार वासियों के लिए खुशखबरी वाली खबर है। बिहार के खास के किसानों के लिए खुशखबरी वाली खबर है, क्योंकि बिहार के किसानों का सब्जी अगर दुबई जाते हैं तो फिर उनको ज़्यादा कीमत भी मिलेंगे और नाम भी होगा बिहार का। जो आपको बता दूं कि जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जहाँ सहकारिता विभाग में बुधवार को सब्जी उत्पादक एवं प्रसंस्करण की समीक्षा बैठक के बाद सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम करते हैं। जब किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये राशि दी जाती है। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उद्योग विभाग एवं कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करें, जब व्यवसाय विकास के लिए तीनों संघों को योजना बना करके उपलब्ध कराएं। बिहार अभी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा सुखाड़ की वजह से यानी कि काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है, वहीं पर दूसरा हिस्सा बारिश की वजह से, जब यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जहाँ इन दो हिस्सों में बिहार बंटने पर दोनों हिस्से बुरी तरीके से प्रभावित हैं, क्योंकि जिस एरिया में बारिश हो रही है वहाँ पर बाढ़ आ गए हैं और लोग बारिश से भी परेशान हो गए हैं। और दूसरा एरिया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर लू लगने की वजह से कई लोगों की जान जा रही है, खेती बाड़ी भी बर्बाद हो रही है। खास करके सब्जियाँ, जब बिहार में भीषण गर्मी की वजह से सब्जियों की फसल बर्बाद हो रहे हैं, यह गर्मियों ने सब्जियों की फसल को नुकसान पहुँचाया है। हीटवेव से पौधे तक झुलस रहे हैं। सब्जी उत्पादक फसलों को बचाने के लिए सुबह शाम पटवन कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश पौधे को नहीं बचा पा रहे हैं और वह खत्म हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में सब्जियों की आवक कम है। पिछले वर्षों में मानसून से पूर्व कम से कम 4 से 5 बार बारिश हो जाती थी। इस साल मानसून से पहले केवल 1 बार बारिश हुई है उस क्षेत्र में। वहीं पर कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अप्रैल से लेकर के जून तक सामान्य से कम 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा रहा है। इस साल हीटवेव से मौसमी सब्जियां ककड़ी, खीरा, लौकी, नेनुआ, तरबूज, खरबूज, परवल के अलावा अन्य सब्जियां पर बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा है। इन सब्जियों की उपज एवं क्वालिटी पर नकारात्मक असर हुआ है। दोस्तों कांग्रेस ने बुधवार को घोषणा की है कि नीट एग्जाम में हुए पेपर लीक मामले को लेकर के वे पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी। जब पूरे देश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। जब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, जिससे सरकार अब सख्ते में आ गए हैं। जहां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि हम पूरे देश भर में हर जगह प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है। पहले कहते थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जब पेपर लीक हुआ है तो फिर इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और सरकार सो रही है। तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस समय नीट यूजी को कई शिकायतें और फिर चिंताओं को दूर करने की तत्काल ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जैसे कि आप जानते हैं कि एनटीए ने 4 जून 2024 को नीट यूजी 2024 के परिणाम जारी किए थे। इसमें कुछ उम्मीदवारों के बढ़े हुए अंक रिजल्ट में हुई अनियमितताओं और फिर पेपर लीक के आरोपों से प्रभावित हुए। वेणुगोपालन ने कहा है कि बढ़ा चढ़ा करके अंक दिए जाने और फिर अनियमितताओं को लेकर के गंभीर चिंताएं हैं। इसमें कार्य प्रणाली का खुलासा किए बिना ग्रेस मार्क्स दिए जाने से संदेह और फिर बढ़ जाता है। या कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां, कदाचार और फिर अनुचित संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से संगठित भ्रष्टाचार स्पष्ट है, जिससे भाजपा शासित राज्यों में कदाचार मुक्त पैटर्न उजागर होता है।
दोस्तों पिछले साल राहुल गांधी को लेकर के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दिल्ली में अपने आवास पर मटन खिलाया था, जहाँ मटन पार्टी किया था। लेकिन अब जो ताज़ा मामला सामने आया है, ताज़ा खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव फिर से पार्टी करने जा रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के। जहाँ तेजस्वी और लालू प्रसाद फिर से राहुल गांधी को मटन पार्टी तो नहीं बल्कि मछली पार्टी करने जा रही है। दरअसल राहुल गांधी अपने जन्मदिन पर तेजस्वी यादव से स्पेशल मांग कर दी है और तेजस्वी उसे पूरा करने की तैयारी में लग गए हैं। जहां मेन्यू तैयार है, राहुल गांधी के लिए बिहार का कतला फ्राइड रहेगा और फिर झोला वाला रोहू मछली बनाया जाएगा। दरअसल परसों राहुल गांधी का बर्थडे था, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को लिखा है कि जन्मदिन की हार्दिक बधाई भाई, आपने सराहनीय विजन और फिर लीडरशिप दिखाया है, आपके लंबे और सुखी जीवन की कामना करता हूँ। तेजस्वी ने अंग्रेजी में पोस्ट करके राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी थी। तो जवाब में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भाई तेजस्वी यादव, अगला लंच कतला या फिर रोहू। राहुल गांधी की डिमांड के बाद तेजस्वी यादव ने तुरंत उसका जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी को लिखा, निश्चित भाई, कतला फ्राइड, रोहू झोर ग्रेवी मछली पार्टी चलेगी। लालू परिवार के करीबियों के मुताबिक राहुल गांधी की मांग को तेजस्वी यादव जल्द ही पूरा करने वाले हैं। जब दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर मछली पार्टी का जल्द ही आयोजन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव संभालेंगे। दोस्तों रुपोली विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर बीमा भारती के नामांकन करने पर सांसद पप्पू यादव ने आपत्ति जताई है। जी हां, पप्पू यादव इनके खिलाफ हैं। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि आरजेडी जो सूचित की बात करता है उसका जल्दबाजी में बीमा भारती को प्रत्याशी बनाने का फैसला गलत है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बीमा भारती का समर्थन नहीं करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर बीमा भारती का समर्थन नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा तो सीपीआई अपना उम्मीदवार वहां से उतारना चाह रहा था, उनका समर्थन किया जाता। जब सांसद पप्पू यादव ने व्यवसायी गोपाल यादव को हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसमें कई लोग इसमें लिप्त हैं, शामिल है। जब भवानीपुर में हुए व्यवसायिक गोपाल यादव की हत्या में न सिर्फ ब्रोकर बल्कि वर्तमान मुखिया, पूर्व मुखिया संजय ब्रोकर के अलावा कई लोग शामिल हैं। पप्पू यादव आगे कहा कि जमीन से जुड़ा हुआ मामला है जो कि 60 से 70 करोड़ का है। या इसमें 14 करोड़ रुपया यादवों को दिया जाना था, या सीधे सीधे थाना प्रभारी और फिर ब्रोकर की मिलीभगत से ये जुड़ा मामला है। दोस्तों नीट की गड़बड़ी में तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है। जैसे कि आपको पता है कि नीट पेपर लीक हो गया है। अब इसको लेकर के भाजपा ने तेजस्वी यादव को जम करके घेरा है, क्योंकि तेजस्वी का भी इसमें नाम शामिल आया है। जी हां, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम सामने आने के बाद बवाल मच गया है। यह नीट यूजी पेपर लीक केस में बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव के पीएम प्रीतम के कहने पर ही पेपर लीक मामले में शामिल एक कैंडिडेट के लिए एनएचएआई के गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला था। यह तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम ने सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र के परिजनों के नाम से गेस्ट हाउस के रूम बुक करवाया था। वहां ठहरे आगे अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री लिखा हुआ था। जब विजय सिन्हा ने दावा किया है कि सलवर गैंग के तार राजद से जुड़े हुए हैं। नीट यूजी पेपर लीक केस में जो भी लोग पकड़ा गए हैं उनका संबंध तेजस्वी यादव से। राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी की मानसिकता ही भ्रष्टाचार, परिवारवाद एवं घोटाले की रही है। हालांकि इस मामले में तेजस्वी यादव या फिर राजद की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। जब कोई भी बात सामने नहीं आई, कोई भी बात नहीं बोला गया है। यह नीट पेपर लीक केस से जुड़े हुए इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गेस्ट हाउस की इंटरी रजिस्टर्ड में जिस अनुराग यादव का नाम दर्ज है वह सिकंदर का रिश्तेदार है। अनुराग यादव को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जब उस पर आरोप है कि उसने ही गेस्ट हाउस से कैंडिडेट को लेकर के सेफ हाउस पर गया था। इसी सेफ हाउस में 24 घंटे पेपर रटवाया गया था। जहां सिकंदर ने अपने कबूलनामे में बताया है कि पेपर लीक केस के आरोपी नीतीश कुमार और फिर अमित कुमार ने मुझसे कहा था कि हम लोग नीट, बीपीएससी और फिर यूपीएससी के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करवा करके कैंडिडेट को रटवाते हैं। हम दोनों मिल करके कैंडिडेट को पास करा देते हैं। बिहार में सत्ता के संरक्षण में सरकारी अपराधी लोगों की बलि चढ़ाने पर लगे हुए हैं। बढ़ते अपराध को लेकर के सरकार पर तेजस्वी यादव ने जमकर के बरसा है। आपको बता दें कि बिहार में तेजी से बढ़ रहे क्राइम का ग्राफ को लेकर के विपक्ष
सरकार पर जम करके हमलावर बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक बार फिर से अपराध को लेकर के डबल इंजन सरकार को घेरा है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में अपराधियों द्वारा स्कूल में घुस करके हेड मास्टर को जान लेने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने इसको मुद्दा बनाया है। जहां दरअसल बुधवार को पीएम मोदी जब नालंदा दौरे पर आए, तेलहाड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने तेलहाड़ा +2 हाई स्कूल में घुस करके प्रभारी हेड मास्टर संतोष कुमार को गोली मार दी। जब गोली लगने से वे घायल हो गए। वहीं पर इस घटना से स्कूल कैंपस में अफरा तफरी मच गई। अंकड़ सराय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तेजस्वी यादव ने इस घटना को मुद्दा बनाते हुए सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि बिहार में सरकारी अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि कल जब पीएम और सीएम दोनों सीएम के गृह जिले नालंदा में उपस्थित थे, तब उसी वक्त नालंदा में ही सरकारी गुंडे सरेआम स्कूल में घुस करके अध्यापक के साथ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। जय तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री जी तो अपराधियों के कपड़े और फिर गमछे का रंग देख करके इसे राम राज्य ही कहेंगे। वैसे भी अब चुनाव बीत गए हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री को आगामी चुनाव प्रचार में ही 25 साल पहले का तथाकथित जंगल राज दिखेगा। ऐसा ही सीएम समेत समस्त एनडीए नेताओं का भी रवैया होगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जॉब आई है, आपके लिए नौकरी आई है। बिहार में 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती होगी, जहां 1 जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे। हेल्थ सोसाइटी बिहार की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जहां इन पदों के लिए इच्छुक और फिर योग्य उम्मीदवार SHS बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 4500 पदों पर योग्य और फिर चयनित उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 21 जुलाई 2024 है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में होने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में जनता परिवारवादी और फिर भ्रष्टाचारी नेता तेजस्वी यादव को समाप्त कर देगी। जब बिहार के लोगों ने इस बारे में मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हिस्सा लिया। ऐसा करके उन्होंने दिखा दिया है कि वे बिहार से कितना प्रेम करते हैं। पटना में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि 2025 के चुनाव में, यानी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता तेजस्वी यादव को समाप्त कर देंगे। इन लोगों को 0 पर आउट कर देंगे, एक भी सीट नहीं लाने देंगे। 2025 के चुनाव में महागठबंधन को जनता 0 पर आउट करेगी। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। यह बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और फिर पीएम मोदी के आशीर्वाद से जो विकास की धारा बह रही है, बिहार वासियों के मन में आज पीएम मोदी है और पीएम मोदी के मन में बिहार का एक वासी है। दोस्तों, नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका इसीलिए लगाया है क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है। जब 65% आरक्षण कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये कानून नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बनाया था, लेकिन इस कानून को ही पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और फिर उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिला में आरक्षण बढ़ा करके 65% करने वाले बिहार आरक्षण कानून को समानता विरोधी बता करके रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर एबीसी, ओबीसी, दलित और फिर आदिवासियों का आरक्षण बढ़ा करके 65% कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर के बिहार में नौकरी और दाखिला का कोटा बढ़ा करके 75% पहुंच गया था। कई संगठन ने हाईकोर्ट में बिहार आरक्षण कानून को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले 2 जजों की बेंच ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया है। नीतीश की पुरानी कैबिनेट ने बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 7 नवंबर को कोटा बढ़ाने का फैसला लेकर के विधानसभा में विधेयक पेश किया था। इसके जरिए ओबीसी आरक्षण 12% से बढ़ा करके 18%, ईबीसी का कोटा 18% से बढ़ा करके 25%, एससी का आरक्षण 16% से बढ़ा करके 20% और एसटी का आरक्षण 1% से बढ़ा करके 2% करने का प्रस्ताव था। जब विधानसभा से ये विधेयक 9 नवंबर को पास हो गया। 21 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया और फिर ये पूरे राज्य में लागू हो गया। इस कानून को आरक्षण विरोधी संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण 50% से अधिक न देने का फैसले के आधार को बना करके बिहार आरक्षण कानून को चैलेंज दिया था। अब पटना हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है, जो कि उसको रद्द कर दिया है।
जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के मुस्लिम और यादव को के काम न करने के वाले बयान देने के बाद बिहार में सियासत चरमराई हुई है, सियासत गरमाया हुआ है। अब इसको लेकर के जहां विपक्ष तो निशाना साध ही रहे हैं, विपक्ष इस पर हमला बोल ही रहे हैं और साथ ही साथ खुद जदयू के ही सांसद ने ही अपने ही सांसद पार्टी के सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि जीतने के साथ ही पूरे संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी मेरी हो गई है। मुझे जिसने वोट दिया और जिसने वोट नहीं दिया उन सब की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए एक सांसद होने के नाते इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। जैसे सीतामढ़ी से जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से अपने ही पार्टी के नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया है, वहीं पर भाजपा नेताओं के उनके बयान का समर्थन किया है। जहाँ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और गिरिराज सिंह ने देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का समर्थन किया है, यानी कि गिरिराज सिंह और विजय सिन्हा का मतलब यह है कि जो वोट नहीं दिया उनका काम नहीं करना चाहिए। यानी कि एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया से यह कह सकते हैं कि जदयू ने किया किनारा तो भाजपा का मिला सहारा। अब दूसरी तरफ भाजपा के फाड़ ब्रांड नेता बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने बयान दिया कि मदरसे से जहर फैलाया जा रहा है, पूरे देश को इस्लामिक देश बनाने की कोशिश की जा रही है। जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान पर बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने भी कहा कि हम लोग व्यक्तिगत तौर पर इसका समर्थन नहीं करते हैं। इस तरीके की बयानबाजी वाली हम लोगों की मानसिकता नहीं है। या ऐसी बयानबाजी से केंद्रीय मंत्री को परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। मदन सहनी ने कहा है कि ये उनके निजी बयान हो सकते हैं, सभी धर्म और फिर समुदाय की इज्जत होनी चाहिए। देश में सभी धर्म और फिर जाति के लोगों का बराबर सम्मान है। धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी मजहब को कोई भी अपमान नहीं कर सकता। हम किसी भी संस्था को हम गलत नहीं बोल सकते हैं। या देश के हर नागरिकों को धर्म का पालन करने की आज़ादी है। या किसी भी धर्म से आप ताल्लुक क्यों नहीं रखते हों, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों का भी सम्मान करें। इन सब बातों के जानने के बाद भी अगर कोई भी इंसान कोई बयान दे रहा है तो फिर वह उसकी सोच हो सकती है, इस पर कुछ भी नहीं बोलना उचित नहीं है। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। जब बिहार के कई इलाकों में गर्मी से राहत मिली है, जब पटना, सिवान, भोजपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया, छपरा समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है, जिससे लोग राहत की सांस ली है। जब मौसम विभाग ने आज भी 19 जिलों में झमाझम बारिश के आसार जताए हैं। इन जिलों में पटना, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, रोहतास शामिल है। जब मौसम विभाग ने कहा है कि सारण, मुजफ्फरपुर, नवादा, शेखपुरा, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा, मेघ गर्जन के आसार हैं। यह इसकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का मानना है कि दक्षिण पश्चिम भाग के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, दक्षिण मध्य भाग के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के 1-2 स्थान पर गर्म दिन रहने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के 18 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बिहार में सियासत गर्मा गई है, जहां ऐसा लगता है कि जैसे जनरल लोकसभा विधानसभा चुनाव चल रहा हो। हालांकि जनरल विधानसभा चुनाव का अभी वक्त बाकी है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। जिस तरह से जनरल विधानसभा चुनाव में हलचल मची हुई रहती है, ठीक उसी तरीके से बिहार की पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए मात्र एक सीट को लेकर के सभी पार्टियों के बीच काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव की रणभेदी बच चुकी है। आरजेडी से बीमा भारती ने नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर दिया है। जेडीयू से कलांधर मंडल उम्मीदवार हैं। इस बीच चर्चित व्यवसायी गोपाल यादव का हत्याकांड में धमदाहा अनुमंडल की पुलिस रुपौली के आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और पुत्र राजा कुमार की तलाश में जुट गए हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए भवानीपुर पुलिस उसके घर से लेकर के पटना स्थित विधायक के आवास तक छापेमारी की है। धमदाहा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप गोल्डी ने बताया है कि व्यवसायी गोपाल यादव का हत्याकांड में पूर्व प्रमंडल प्रमुख अवधेश मंडल और फिर उसके पुत्र राजा कुमार की संलिप्तता सामने आई है। दोनों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। इधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सीबीआई जाँच करने की मांग की है। वहीं पर बीमा भारती ने कहा है कि उपचुनाव में परेशान करने के लिए मेरे पुत्र पति को व्यावसायिक हत्याकांड में सरकार जबरन फंसा रही है। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा होते ही सरकार अपने तंत्र के माध्यम से षड्यंत्र रच करके मेरे पुत्र एवं पति को इस हत्याकांड में घसीट रही हैं, ताकि षड्यंत्र करके पति और बेटे को फंसाया जा सके। बीमा भारती ने कहा है कि चुनाव में डिस्टर्ब रहूं और फिर जदयू अपनी खोई हुई साख को रुपौली में बचाने में सफल हो जाए। उन्होंने कहा है कि व्यवसायी गोपाल यादव का कांड को लेकर के सूचना मिलने पर सबसे पहले मेरे पति अवधेश मंडल ही बाजार बंद करने के लिए सड़कों पर उतरे थे तथा उन्होंने प्रशासन से अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग की थी।
बिहार में शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की ओर से जारी एक नए आदेश से पूरे विभाग में हरकंप मच गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए फरमान के अनुसार अब प्रखंड और जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारी शिकायत की सुनवाई करेंगे। यह शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को इस आदेश की सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने बिहार भर के जिला और फिर प्रखंड से जुड़े हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों का नया आदेश जारी किया गया है, जहां शिक्षा विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में अब प्रखंड और फिर जिला स्तर के शिक्षा पदाधिकारी परिवादों की सुनवाई करेंगे। यह अधिकारी कार्य अवधि के दिन सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाना तय करेंगे। इसकी रिपोर्ट भी मुख्यालय को देनी होगी। जिला पदाधिकारी के स्तर के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सप्ताह में बुधवार को अपराह्न 4 से 5 बजे तक परिवादों को सुनेंगे और जनता दरबार करेंगे। उनके लिए ये समय निर्धारित कर दिया गया है। प्रखंड स्तर के शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक मंगलवार को अपराह्न 4 से 5 बजे तक शिकायत सुना जाएगा। दोस्तों, नेपाल के पहाड़ी और फिर मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बिहार में भी समस्या बढ़ा दी है। कोसी सीमांचल क्षेत्र में मानसून की बारिश शुरू होने से पहले ही नदियां उफना गई है। नदियों का जलस्तर अब तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और अब बाढ़ की आहट लोग महसूस करने लगे हैं। कई क्षेत्रों में नदियों के बड़े जलस्तर से अब कटाव का खतरा भी मंडराने लगा है। नदी का पानी खेत खलिहान में फैलने लगा है और फिर निचले इलाके में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थान में जाने की तैयारी करने लगे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुपौल के वीरपुर स्थित कोसी बराज के 18 फाटक बुधवार को खोल दिए गए थे। जब कोसी नदी का जलस्तर इस साल के सबसे ज्यादा स्तर पर पहुंच चुका है। कोसी बराज स्थित कंट्रोल रूम से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार रिकॉर्ड 1,21,970 क्यूसेक पानी बुधवार को छोड़ा गया। जब कोसी का जलस्तर अब तेजी से बढ़ रहा है और फिर जल प्रवाह पर नियंत्रण पाना चुनौती बनी हुई है। जब कोसी बराज के 56 में 18 फाटक बुधवार को खोल दिए गए थे, जब पूर्वी कोसी मुख्य नहर में 5,000 और पश्चिमी कोसी मुख्य नहर में भी 5,000 क्यूसेक पानी सिंचाई के लिए छोड़ दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि नीट पेपर केस में बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। यह इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी के पीएम प्रीतम के कहने पर ही पेपर लीक मामले में शामिल एक कैंडिडेट के लिए NHAI के गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला था। जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के निजी सचिव प्रीतम ने सिकंदर प्रसाद यादवेंद्रू के परिजनों के नाम से गेस्ट हाउस के रूम बुक करवाया था। यहां ठहरे छात्र अनुराग के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री लिखा हुआ था। विजय सिन्हा ने यह दावा किया है। दोस्तों, बिहार के अररिया में बकरा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। 12 करोड़ से बना यह पुल पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया है। जब कुछ दिनों के बाद ही इस पुल का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही ये जमींदोज हो गया, पानी के अंदर समा गया। इस मामले में जिस अधिकारी को पुल निर्माण का निरीक्षण करना था, अब वही अधिकारी अब बकरा नदी की प्रवृत्ति को ही पुल गिरने की वजह बता रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग ने 12 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया था। जब ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर आशुतोष कुमार रंजन को इस पुल निर्माण की निरीक्षण करने की जिम्मेदारी मिली थी। अब इनका कहना है कि नदी की वर्क प्रवृत्ति के कारण पुल गिरने की वजह हो सकती है। पुल गिरने के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि घटिया सामग्री का उपयोग पुल के निर्माण में हुआ है। इस कारण पूरा का पूरा पुल गिर गया है। लेकिन विभागीय इंजीनियर ने इस बारे में कुछ भी न कह करके बल्कि उल्टे नदी को ही हादसे के लिए दोषी करार दे दिया। दोस्तों, भीषण गर्मी का कहर झेल रहे बिहार में पहली मानसूनी बारिश हो गई है। जब किशनगंज जिले में हुई पहली बारिश की बौछारों से नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, लेकिन जिले के कई हिस्सों में बिजली व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है। ये समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि कुछ जगहों पर 40 से 50 घंटे से बिजली गायब है। हालांकि बिजली गुल होने की समस्या सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है। इतने समय से बिजली न आने का कारण तेज बारिश के साथ गिरी बिजली को मान रही है। वज्रपात होने से 250 से ज़्यादा इंसुलेटर जल गए हैं। इससे पूरी बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि इससे शहरी हिस्से कम प्रभावित हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्रामीण हिस्सों में तकरीबन 40 से 50 घंटे से बिजली नहीं पहुंच पा रही है। इन गांवों में ठाकुरगंज, पोठिया, दिगलबैंग, कोचाधामन, बहादुरगंज आदि शामिल है। हालांकि देर शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल कर देने का आश्वासन बिजली विभाग की ओर से जिला प्रशासन को दिया गया। कई सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भी इलाके में 40 से 50 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई हो। 17 जून को तो
शहरी क्षेत्र में इतना वज्रपात नहीं हुआ था, लेकिन बारिश जमकर के हुई थी। इसके बावजूद भी करीब करीब 10 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही थी। दोस्तों, आपदा और राहत पीड़ितों की बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के खजाने पर पहला अधिकार किसी का होता है तो वह आपदा पीड़ितों का होता है। जब बिहार सरकार बाढ़ और सूखे की स्थिति में प्रभावित को हर संभव मदद करती है, इससे जुड़े विभागों के अधिकारी इस बात को ध्यान में रखें और सतर्क रहें। जब मंगलवार को नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में प्रभावित बाढ़ और फिर सूखे से पहले की तैयारी की जांच पड़ताल कर रहे थे। इस बीच उन्होंने इससे जुड़े हुए मंत्री और विभागीय अधिकारियों के साथ कई जिलों के डीएम और फिर एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को भूजल स्तर पर गंभीरता से नजर रखने को कहा। उन्होंने पेयजल व्यवस्था का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, इसका हर स्तर पर ध्यान रखा जाए। जहाँ हर घर नल जल योजना से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसे पूरी तरीके से व्यवस्थित रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर के कई कार्य किए जा रहे हैं। इसकी भी सतत निगरानी होनी चाहिए ताकि बेहतर ढंग से जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। पिछले साल की तुलना में इस बार गर्मी अधिक है, इसे ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। इसके पहले आपदा प्रबंधन और फिर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बाढ़, सूखा और फिर अन्य आपदाओं को लेकर के पूर्व तैयारी के संबंध में जानकारी विस्तार से दी है। दोस्तों, बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया था, लेकिन अब इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जब 65% आरक्षण रद्द किए जाने पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको पहले से ही शक था कि बीजेपी के लोग आरक्षण के विरोधी हैं। हम सरकार में थे तो फिर जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण बढ़ाया। हमने भारत सरकार से आग्रह किया कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि सुरक्षित रहें। 6 महीने पूरे हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नहीं डाला। पता नहीं क्यों सीएम नीतीश कुमार चुप है। आगे आरक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बीजेपी के आते ही आरक्षण को किस तरीके से समाप्त किया जा रहा है, ये दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार चुप है, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि वे कई बार पीएम मोदी के पैर पड़े हैं, एक बार और पैर पकड़ लें, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवा दें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरा प्रस्ताव है कि एक सर्वदलीय कमेटी पीएम मोदी से जाकर के मिले और मिलकर के 9वीं अनुसूची में डलवाने का काम करें। हम चाहते हैं कि वंचित समाज को अधिकार मिले। हमने ये लड़ाई लड़ी है और फिर आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो फिर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जहाँ 9वीं अनुसूची को लेकर के नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखेंगे। वहीं पर जानकारी सामने आई है कि पटना हाईकोर्ट इसको रद्द कर दिया, लेकिन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इस बारे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे। यह बिहार में सभी वर्गों को आरक्षण दिया गया है। जातिगत जनगणना करा के नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है, इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिहार गरीब राज्य है, SC ST की आबादी बड़ी है, इसी आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया है। दोस्तों, जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार पर कहा है कि जब हर योजना में 40% घूस ली जाएगी तो फिर पुल टूटेगा नहीं तो पुल टिकेगा। जब 100 रुपये आया उसमें 40 रुपये चोरी कर ली गई तो फिर पुल जब बनेगा तो टूट ही जाएगा ना। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार में जो सड़क बन रही है वह टूट क्यों रही है। जब 100 रुपये आया उसमें 40 रुपये चोरी कर ली गई तो फिर सड़क टूट ही जाएगी। जब बिहार में नाली बनाने के लिए बिहार के गरीब जनता का 80,000 करोड़ रुपये खर्च करना है, मगर एक आदमी के घर में उचित नाली बन करके तैयार हो गई हो, ऐसा कम दिखता है। बिहार में आज ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिसके घर में पक्की नाली ही बनी हो। जब नल जल योजना पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मगर उसका क्या हुआ। जब लोग कहते हैं कि बिहार में पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हजारों करोड़ रुपए खर्च किए मगर ज़मीन पर इसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है। बिहार में आज सब भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जाने से पहले आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी यही कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में बिहार की सभी तरह की खबरें दी जाती है। बिहार के किसी भी खबर मात्र 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज़ से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, KDB लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।